बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KMU MD के 2025 केमिस्ट्री ओरिजिनल पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री में 45 MCQs हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का KMU में था, कंसीडर द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन टू मिथाइल क्लोराइड, द अटैक ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल ऑन मीथेन अकर इन विच स्टेप। क्लोरीन फ्री रेडिकल का जो अटैक है वो किस टाइप पर होगा। ऑप्शंस आर बिफोर इनिशिएशन, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन एंड टर्मिनेशन। बिफोर आंसर हम पहले टॉपिक देखते हैं, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है। सो दिस टॉपिक इज द हाइड्रोकार्बन रिएक्शंस ऑफ अल्केन से ये क्वेश्चन है। सो क्या आंसर होगा इसका? प्रोपिगेशन, बिकॉज इनिशिएशन में जस्ट प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल होती हैं जिसमें क्लोराइड फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, जबकि प्रोपिगेशन में क्लोराइड फ्री रेडिकल अटैक करते हैं। अगर आप ये मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पर सिर्फ क्लोराइड फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन है। क्लोराइड फ्री रेडिकल अटैक करता है मॉलिक्यूल के ऊपर जिसमें मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस HCl बनेगा, और मिथाइल फ्री रेडिकल व्हेन अटैक अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो यहाँ से अगेन मिथाइल क्लोराइड और क्लोराइड फ्री रेडिकल है, और टर्मिनेशन स्टेप में दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे। तो 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। इन इनिशिएशन स्टेप जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, एंड इन प्रोपिगेशन स्टेप production as well as generation of free radical, while in termination step just consumption of free radical सिर्फ consume होंगे, यहाँ पर produce नहीं होंगे। Question number 2, patient with pancreatic insufficiency shows the reduced activity of an enzyme that hydrolyze the first peptide bond at the carboxyl end. This is a key word, peptide bond at the end of carboxyl of proteins and peptides. Which enzyme is deficient? So option are elastase, pepsin, carboxypeptidase and collagenase. So इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल में प्रोटीन और एंजाइम, ये 2 टॉपिक हैं MD-CAT के सिलेबस में। सो इसका आंसर होगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। वाई? हम 1 बाय 1 हर ऑप्शन को चेक करते हैं। इलास्टेज ये पेंक्रेटिक एंजाइम जरूर है, लेकिन ये फर्स्ट पेप्टाइडेज बॉन्ड को कार्बोक्सिलेट एंड पर हाइड्रोलाइज नहीं करता। सेकेंड है पेप्सिन, ये तो स्टोमिक का एंजाइम है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, यस दिस इज अ पेंक्रेटिक एंजाइम एंड आल्सो हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड एट द कार्बोक्सिलेट एंड। एंड कोलेजिनेज जो है इट इज नॉट अ नॉर्मल पेंक्रेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमंस। सो द ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 3, द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ड्यू टू टेम्पररी डाइपोल्स। अब इस क्वेश्चन का कीवर्ड है टेम्पररी डाइपोल्स, मीन जो परमानेंट डाइपोल्स नहीं है, टेम्पररी डाइपोल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है उसके बारे में पूछा गया है। सो ऑप्शंस आर डाइपोल डाइपोल, डिस्पर्शन फोर्स, डेबाई फोर्स और आयन डाइपोल फोर्स। तो अगर आप देखें ये क्वेश्चन किस टॉपिक से होगा, फ्रॉम लिक्विड, और टॉपिक है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें, डाइपोल डाइपोल दैट एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल, 2 पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है वो डाइपोल डाइपोल है। डिस्पर्शन फोर्स, इट इज कॉल्ड द लंडन डिस्पर्शन फोर्स विच इज क्रिएटेड बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। सर बोथ डाइपोल्स आर टेम्पररी डाइपोल्स, तो यहाँ क्वेश्चन भी टेम्पररी डाइपोल्स का ही है। सो आंसर इज dispersion force, and Debye force exists between polar and non-polar molecule, and ion dipole force exists between the ion and the polar molecule. Next question, question number 4. In which case at equilibrium almost all reactants are converted to products? Options are Kc is small but positive, Kc is large but positive, Kc is negative, or when Kc is approximately equal to 1. So what is Kc? सबसे पहले हम Kc देखते हैं। Kc क्या है? Kc is the कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होते हैं। सो जब कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली Kc की अमाउंट भी ज़्यादा होगी। सो इसका आंसर है व्हेन Kc इज लार्ज बट पॉजिटिव। अब हम देखें ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, तो ये टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, एप्लीकेशन ऑफ Kc से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सो व्हेन Kc स्मॉल बट पॉजिटिव इट मीन रिएक्शन वेरी लिटिल मूव फॉरवर्ड, रिएक्शन बहुत कम जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है, बिकॉज प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो है, प्रोडक्ट जितने कम होंगे इसका मतलब है रिएक्टेंट उतने ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट एड्स ब्रोमीन वाटर टू इथीन एंड ऑब्जर्व रैपिड डीक्लोराइजेशन, व्हाट मेक द इथीन मोर रिएक्टिव देन इथीन in this reaction? Options are ethene has a higher molecular mass, ethene contains a weak and exposed pi bonds, ethene contains a fewer sigma bonds, and ethene undergoes substitution
मोर रेडली, तो इथीन सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन तो बिल्कुल भी शो नहीं करती। सो ये ऑप्शन तो हम इसको डिलीट कर देंगे। एक मेथड पेपर सॉल्व करने का होता है डिलीटिंग ऑप्शन, कि आप ऑप्शन को डिलीट करें कि ये इससे इररेलेवेंट ऑप्शन है। सो इथीन हैज अ हायर मॉलिक्यूलर मास। अब किसके कंपैरेटिवली हम बात कर रहे हैं, इथीन का हायर मॉलिक्यूलर मास होगा या इथीन कंटेन्स अ वीक एंड एक्सपोज्ड पाई बॉन्ड्स। तो इसका जो टॉपिक है वो तो हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है, जिसमें रिएक्शंस ऑफ अल्कीन से क्वेश्चन है। वो ऑप्शंस आर इथीन कंटेन अ वीक एंड एक्सपोज्ड पाई बॉन्ड्स, बिकॉज इथीन में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, और सिग्मा बॉन्ड डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर होता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो वीक होगा, और पाई बॉन्ड इसमें ऐड करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन की टाइप्स है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, नॉट अ प्योर सिग्मा बॉन्ड, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स भी हैं और पाई बॉन्ड्स भी मौजूद है। हमने रिएक्शन की रीजन मेंशन करनी है कि रिएक्शन क्यों ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हुआ है, और उसकी रीजन पाई बॉन्ड्स थी, और पाई बॉन्ड्स जो हैं वो वीकर बॉन्ड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, what best describes the overall reaction in electrophilic aromatic substitution in benzene? बेंजीन यूजली इलेक्ट्रोफिलिक aromatic substitution रिएक्शन ही शो करती हैं। जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट या एक सब्स्टिट्यूएंट से दो सब्स्टिट्यूएंट हो तो वो हमेशा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। सो ऑप्शंस आर एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल अक्रॉस अ डबल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हैलोजन बाय न्यूक्लियोफाइल, substitution of a proton by an electrophile on the aromatic ring, या substitution of methyl group by a nucleophile। न्यूक्लियोफाइल अगर सब्स्टिट्यूट करेगा किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो डेल्टा ऑप्शन डिलीट हो गया है। अगर हम चार्ली ऑप्शन देखें, सब्स्टिट्यूशन प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन चार्ली ही होगा, और इस टॉपिक का नेम है अगेन हाइड्रोकार्बन से बट द रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के जितने भी रिएक्शंस हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, इन विच बेंजीन बिहेव एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और बेंजीन रिंग रिटेन रहता है। वो तमाम रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग रिटेन रहता है उन रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें इसी क्वेश्चन का, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक होना पाई बॉन्ड बेंजीन इलेक्ट्रो, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये पाई बॉन्ड पे अटैक कर रहा है और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन भी है, इसे हम बेंजीनोनियम आइंस भी कहते हैं, एरिनियम आइन भी कहते हैं, सिग्मा कम्प्लेक्स भी कहते हैं। देन बेस अटैक करते हैं और एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एंड द रिएक्शंस आर नोन एज सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7, real gases do not reach absolute zero in practice because why? Molecular collisions become inelastic due to increased kinetic energy, intermolecular forces become negligible and molecules disperse, kinetic energy of molecules increase due to compression, या intermolecular forces exceed the kinetic energy of molecule। इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो तो गैसेस का टॉपिक है, गैसेस में kinetic molecular थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। सो आंसर इज डेल्टा। वाई अंडरस्टैंड कीजिएगा, एज अ टेम्परेचर अप्रोचेज द एब्सोल्यूट जीरो, मीन जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। इन रियल गैसेस इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिकम डोमिनेट बिफोर रीचिंग द 0 केल्विन। 0 केल्विन से पहले ही वो फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, कॉजिंग द गैस टू लिक्विफाई और सॉलिडिफाई। देयरफॉर रियल गैसेस कैन नॉट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो, बिकॉज उससे पहले ही वो गैसेस चेंज हो जाती हैं, लिक्विड या सॉलिड के अंदर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डेल्टा इंटरमोलेकुलर फोर्स एक्सीड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल से। और बाकी इसके ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग है, मॉलिक्यूलर कोलिजन इनइलास्टिक भी नहीं हो सकती, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल भी नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इंक्रीज ड्यू टू कंप्रेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8, द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिटर्मिन्ड बाय, ऑर्बिटल की एनर्जी हम किससे डिटर्मिन करते हैं? ऑप्शन हर्ट्ज रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, N+L रूल, या बॉयल्स प्रिंसिपल। अगर हम इनमें ऑप्शन को डिलीट करें तो डेल्टा ऑप्शन तो बिल्कुल इररेलेवेंट है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम सब शेल को अरेंज करते हैं, ऑर्बिटल को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू N+L रूल। लेकिन इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हैं। सो ऑप्शंस आर इज चार्ली। अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इनकी N+L वैल्यू सबसे कम होगी, इनकी N+ वैल्यू 1 होगी, इसकी N+L वैल्यू 2 होगी 2s की, तो उसके बाद 2p की N+L वैल्यू 3 होगी। हम इसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हैं। सो N+L रूल इज यूज्ड टू अरेंज द
orbitals in increasing energy level. Hund's rule is for degenerate orbital. If more than one electrons are to be placed in the degenerate orbital, first हम with same spin के साथ place करते हैं. पॉलिक्स प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम स्पिन के साथ नहीं आते. 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम तो हो सकती हैं, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर विच इज अ स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 9, KSP वैल्यू ऑफ सॉल्ट इज, दिस KSP वैल्यू, इट्स मोलर सॉल्युबिलिटी विल बी. हम यहाँ देखेंगे आइंस कितने, हमारे पास दो आइंस हैं, और अगर दो आइंस होंगे तो आपको फॉर्मूला याद रखना है KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर. हमारे पास KSP गिवन है तो हमें S फाइंड करना, तो S इज इक्वल टू KSP अंडर रूट. तो इसका मतलब है हम इस वैल्यू को सबसे पहले अंडर रूट लेंगे, 9 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू S. तो आप इसको तरफ स्क्वायर लें और यहाँ भी आप स्क्वायर लेंगे विच इज 1/2. 9 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 10⁻⁻3. अब हम पहले ऑप्शन देखते हैं, क्या ये ऑप्शन मौजूद है. बिल्कुल इसमें ऑप्शन मौजूद है. इस टॉपिक का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से है. सो ऑप्शन इज चार्ली 3 इंटू 10⁻3. सो आपने सबसे पहले आइंस देखनी है. अगर दो आइंस होंगे तो आपने याद रखना है KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर के इक्वल है. अगर तीन आइंस होंगे तो आपने फॉर्मूला याद रखना है KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब. और अगर चार आइंस होंगे उस केस में KSP इज इक्वल टू 27S की पावर 4. तो ये आप तीन नॉर्मली फॉर्मूले यूज होती हैं. 5 के लिए डेफिनेटली हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बट आपको ये तीन फॉर्मूलेज जो हैं ये लास्ट में याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 10, water change from liquid at 4 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, कितने परसेंट होगा, 9% इंक्रीज, 9% डिक्रीज, 19% या 19%. ऑप्शन देखते ही हमारे पास दो ऐसे ऑप्शन है जो बिल्कुल इररेलेवेंट है, चार्ली ऑप्शन और डेल्टा ऑप्शन. अब 9% इंक्रीज और डिक्रीज ये दो चीजें हैं. अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है. क्वेश्चन था वाटर चेंज लिक्विड 4 डिग्री सेल्सियस टू आइस. What is the change in volume? We know that when water at liquid state से सॉलिड स्टेट में मूव करते हैं तो उसका वॉल्यूम 9% इंक्रीज होता है. टॉपिक का नेम है लिक्विड. लिक्विड के पोर्शन से पूछा गया है और इसका आंसर डेफिनेटली 9% इंक्रीज होगा. स्ट्रक्चर ऑफ आइस विच इज आल्सो द इनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर. वाटर का इनॉर्मलस बिहेवियर है जब हम 4 से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करती हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एम्प्टी स्पेसिस की वजह से वाटर का आइस में वॉल्यूम 9% इंक्रीज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 11, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी लेवल ऑफ द रिएक्टेंट. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसका एनर्जी लेवल पूछा गया है, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल पूछा गया. ऑप्शंस आर लेस देन दैट ऑफ प्रोडक्ट, मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट, इक्वल टू द प्रोडक्ट या जीरो है. सो इस टॉपिक का नेम है थर्मोकेमिस्ट्री. थर्मोकेमिस्ट्री में एक्सो और एंडोथर्मिक के रिएक्शन से ये क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन है मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट. हाउ, अगर आप ये ग्राफ देखें तो पोटेंशियल एनर्जी अलॉन्ग वाई एक्सिस है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है. तो क्वेश्चन रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल पूछा गया, डेफिनेटली रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन बीटा. ऐसे तमाम क्वेश्चन के लिए आपने ग्राफ ड्रॉ करने हैं. ड्रॉ करके आपने चेक करने हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है या प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है. अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो डेफिनेटली इसका ऑपोजिट होना था. एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी. क्वेश्चन नंबर 12, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द करंट पासेज थ्रू अ सॉल्यूशन द इनोड इज. अब इस पूरे क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट उसका कोई ताल्लुक नहीं है. क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनोड इज, ऑप्शन है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विद ऑक्सीडेशन अकर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड विद ऑक्सीडेशन अकर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विद रिडक्शन अकर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड विद रिडक्शन. इनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन है. दो वर्ड आपने याद रखने हैं, इनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन. इसका मतलब है यहाँ पर हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन के रिएक्शन को चूज करना है. इसका मतलब रिडक्शन के दोनों ऑप्शन को हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे. अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन. दोनों ऑक्सीडेशन है लेकिन चार्ज देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सेल कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इलेक्ट्रोलाइटिक पर इनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में इनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा. सो ऑप्शन इज, पहले टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, सो ऑप्शन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड व्हेन ऑक्सीडेशन अकर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होगा. आइदर द इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑक्सीडेशन हमेशा इनोड पर होगी. अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड इनोड कहाँ होता है, गैल्वेनिक सेल में, लेकिन वहाँ भी ऑक्सीडेशन इनोड पर ही होगी. सो अगर इनोड पर
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, अगर रिडक्शन लिखा हो तो रिडक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना था। ऑप्शन डिलीटिंग मेथड का बेनिफिट ये होता है कि आपके पास करेक्ट आंसर, बेस्ट आंसर के करीब पहुंच जाते हो, या मैक्सिमम चांस होता है कि आप बेस्ट आंसर को मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, increase in the internal energy of a chemical system can lead to all except such questions are eye catcher type, जहां पर स्टूडेंट स्टेटमेंट को रीड करता है लेकिन लास्ट पर एक्सेप्ट को, नॉट को समटाइम इग्नोर कर देता है, और जब ऑप्शन रीड करते हैं अल्फा ऑप्शन को रीड करते ही आंसर को मार्क कर देते हैं, जबकि जब बाकी ऑप्शन रीड करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक से ज़्यादा आंसर मौजूद हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड टू द स्टूडेंट, जब भी आपको ऑप्शन एक से ज़्यादा मिलें तो आप स्टेटमेंट ऑप्शन को दोबारा रीड करें, आपको कीवर्ड भी ऑप्शन का, स्टेटमेंट का मिल जाएगा और आंसर भी आपको सही मिलेगा। सो ऑप्शंस आर increase in temperature due to rise in kinetic energy of molecules, या phase change such as melting or evaporation, chemical reaction of energy supplied is sufficient to break the bonds, या increase in the temperature due to drop in kinetic energy of molecule। इसका टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री से है। सो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, तो आंसर इज डेल्टा इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू ड्रॉप इन काइनेटिक एनर्जी। वी नो डैट कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर, टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट और ऑप्शन को दोबारा देखें, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यू टू राइजिंग काइनेटिक एनर्जी, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी केमिकल रिएक्शन कैन लीड टू ऑल एक्सेप्ट हमें बताना था फेज चेंज सच एज मेल्टिंग टू एवेपोरेशन, बिल्कुल मेल्टिंग भी एंडोथर्मिक है, एवेपोरेशन भी एंडोथर्मिक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ एनर्जी सप्लाइड इज सफिशिएंट टू द ब्रेक बॉन्ड्स, बिल्कुल एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अल्फा बीटा चार्ली नहीं है, आंसर इज डेल्टा। और इसी क्वेश्चन में हम एक्सेप्ट को काट दें और डेल्टा ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज लिख दें तो आंसर डेफिनेटली विल बी ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 14, in ethene molecule each carbon atom has 3 hybridized sp2 orbitals which are ऑप्शन है कोप्लेनर, टेट्राहेड्रल, लीनियर या पैरामिडल होती हैं। इसका टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में स्ट्रक्चर ऑफ इथीन से क्वेश्चन है। सो आंसर इज कोप्लेनर। तो अगर आप इथीन का मॉलिक्यूल देखें, इथीन में आप देखें ये वाला बॉन्ड, ये वाला ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, तीनों आपस में कोप्लेनर है, और यहाँ पर हमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ही बताना है। बट अगर हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर है, बट अगर आपसे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल टू अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉन्ड एंगल कितने हैं, ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। और अगर ओवरलैपिंग यहाँ पर जो कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो sp2s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है, और दो p ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल के दरमियान सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय sp2s ओवरलैप। और पाई बॉन्ड कहाँ बनते हैं? अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के दरमियान, इन दोनों कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा उनके दरमियान पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और लास्ट वन, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स इसमें कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। सो आंसर इज कोप्लेनर। टेट्राहेड्रल होगा तो डेफिनेटली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, और लीनियर sp2 में होता है, और पैरामिडल भी sp3 लाइक अमोनिया के अंदर इसका स्ट्रक्चर पैरामिडल होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन बेरिलियम एंड ऑक्सीजन। बेरिलियम और ऑक्सीजन के दरमियान इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसको बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है? ऑप्शंस आर बेरिलियम बर्न विग्रसली विद ऑक्सीजन फ्रॉम लेयर और बेरिलियम ऑक्साइड विच एक्सलेट द ऑक्सीडेशन। नो, बेरिलियम विग्रसली रिएक्ट ही नहीं करता। क्यों? टॉप टू बॉटम तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, बेरिलियम टॉप पर है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा। बेरिलियम रेट विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड, यहां तक बिल्कुल ठीक है। विच प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन इज द बीटा। बीटा इज द राइट ऑप्शन, और इस का टॉपिक है S&P ब्लॉक एलिमेंट, रिएक्शन ऑफ 2A विद ऑक्सीजन। तो 2A का ऑक्सीजन में रिएक्शन टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। चार्ली ऑप्शन है बेरिलियम रिएक्ट स्लोली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वोलेटाइल ऑक्साइड, नॉट वोलेटाइल ऑक्साइड। बेरिलियम इज द ओनली अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट डज नॉट रिएक्ट। बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद बेरिलियम ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। सो द राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ आर इन ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। दीज आर द इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है प्लांस कांस्टेंट की, आर की वैल्यू। तो जितने कांस्टेंट है आपकी बुक में केमिस्ट्री में, आप उन तमाम कांस्टेंट को एक पेज के ऊपर नोट डाउन कर लीजिएगा, और उनकी इंफॉर्मेशन टाइप वैल्यूज होती हैं उनको आप लाजमी रिवाइज करें, क्योंकि अक्सर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट जो है उसको मिस कर देते हैं। सो ऑप्शंस क्या है? 0.0821, 0.821, 62.4 या 8.314। इसका टॉपिक है गैसेस।
जनरल गैस कांस्टेंट R, सो ऑप्शन इज अल्फा 0.0821। अब हम डिफरेंट वैल्यूज देखते हैं R की, तो ये R की डिफरेंट वैल्यूज हैं। यूनिट है एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर, सेंटीमीटर क्यूब 82 होगा, अगर एटीएम डेसीमीटर क्यूब टॉर होगा तो 62.4 होगा, इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब टॉर में 62,400 है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, आपने आर की लाजमी याद करनी है, वो किसी भी यूनिट में आर की वैल्यू जो है वो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन चेंज विद, रेट किसके साथ चेंज होगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या रेट कांस्टेंट, किससे चेंज होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका टॉपिक है, रिएक्शन काइनेटिक्स से है, इट ओनली चेंज विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक नहीं है, दोनों की कंसंट्रेशन को हम चेंज नहीं कर सकते। रेट कांस्टेंट इट जस्ट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, के टेम्परेचर या एक्टिवेशन एनर्जी। रेट कांस्टेंट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज डबल, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एच विल बी। वैल्यू ऑफ एच के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ऑप्शन है डबल, इंक्रीज, 3 टाइम इंक्रीज, 4 टाइम या अनचेंज। वी नो दैट प्लांक्स कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट वैल्यू जो कि कभी भी फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ को, एनर्जी को चेंज करने से चेंज नहीं होती। इसका टॉपिक क्या है, इसका टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से है। सो आंसर इज अनचेंज, कोई भी वैल्यू इसकी जो है वो चेंज नहीं होगी। सो इट्स ऑप्शन इज डेल्टा, अनचेंज। क्वेश्चन नंबर 19, the specific rate constant of a reaction is related to concentration of reactant directly, inversely, exponentially या independently। इसका टॉपिक है रिएक्शन काइनेटिक और ये इंडिपेंडेंट होता है। रेट कांस्टेंट किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने यही पॉइंट डिस्कस किया था कि रेट कांस्टेंट का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप चेक करें, दो सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो हैं ये आगे पीछे हैं और एक ही ओरिजिनल पेपर के अंदर मौजूद है। और समटाइम ऐसा होता है कि आप पहला क्वेश्चन रीड करते हैं और आपको आंसर क्लियर नहीं होता, तो आप क्या करें, उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, फौरन आंसर मार्क ना करें या हिट एंड ट्रायल मेथड यूज ना करें। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, वहां पर आपको उसका कोई ना कोई हिंट मिल जाता है। जैसे यहां पर है, प्रीवियस क्वेश्चन भी यही था, इसी कॉन्सेप्ट का था, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें उसका हिंट मिल जाता है, तो आप फिर उस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एन एक्सपेरिमेंट शो दैट हीटिंग ऑफ अ प्रोटीन डिस्टर्ब्स द अल्फा हेलिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, विच प्रोटीन स्ट्रक्चर इज मेनली इफेक्टेड। कौन सा होगा, डेफिनेटली सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्ट होता है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रेट चेन होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसमें अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन है, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग होता है, क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर जो है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ HB हीमोग्लोबिन की एग्जाम्पल है। इसका टॉपिक है मैक्रो मॉलिक्यूल से और प्रोटीन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी सिंपल, आसान इंफॉर्मेशन थी जिसका आंसर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 21, Which of following is not a postulate of kinetic molecular theory of gases। का इनमें से कौन सा postulates नहीं है, और इसका टॉपिक है गैसेज, और postulates है चार्ली, गैसेज molecule do not exert pressure which molecule collide with the wall of the container। आपको अगर kinetic molecule theory के तमाम postulates याद होंगे तो आप फौरन आइडेंटिफाई कर लोगे कि दिस इज नॉट द postulates। गैस molecule को अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, हमें नॉट बताना था, यहाँ पर नॉट हाईलाइट किया हुआ है। यस, इट इज अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। गैसेज मॉलिक्यूल कांस्टेंट रैंडम मोशन, बिल्कुल ठीक है। गैस मॉलिक्यूल फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 22, स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर, नंबर पूछे 2, 3, 4, 5, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, जब स्टूडेंट इतना आसान क्वेश्चन देखते हैं वो कहता है ये एंटी टेस्ट का क्वेश्चन है, इसमें डेफिनेटली कोई लॉजिक होगी। अब इसमें वो लॉजिक निकालने की कोशिश करता है। भाई जो क्वेश्चन आसान है उसको उसी लेवल पे सॉल्व करो, उसमें कोई लॉजिक भी मत निकालो। इसका टॉपिक क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या आंसर होगा, डेफिनेटली 5 है। 5 कौन सी हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर, पासन, ब्रैकेट, पीफंड, जो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपको इनके रीजन याद होने चाहिए। लाइमन लाई इन द यूवी रीजन, बाल्मर विजिबल रीजन में है, और ये बाकी तीनों किस रीजन में लाई करती हैं, IR रीजन में लाई करती हैं। सो टोटल लाइंस पूछा गया था, स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है इसके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, सो दे आर 5। क्वेश्चन नंबर 23,
द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, अगेन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जब स्टूडेंट बुक रीडिंग अपनी नहीं करता या अपने लेक्चर नोट्स को या किप्स प्रेप बुक को, स्मार्ट बुक को अच्छी तरह रीड नहीं करेगा तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली वो स्किप कर देते हैं। सो अगर हम इसमें देखें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होगा, और इसका टॉपिक है S&P ब्लॉक एलिमेंट, और S&P ब्लॉक एलिमेंट का जो सब टॉपिक है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और उसके बाद इन ऑप्शन में से क्लोरीन होगा। तो ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और क्लोरीन भी 3.0 है। अब इन दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो मैंने क्लोरीन को बाद में क्यों रखा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक फैक्टर है साइज के साथ उसका रिलेशन इनवर्स है। नाइट्रोजन का साइज कम है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जबकि क्लोरीन का साइज ज़्यादा है और वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। डेट्स वाई नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, जबकि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 24, इफ डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन इज पॉजिटिव देन डिक्रीजिंग टेम्परेचर द रिएक्शन विल, ऑप्शंस मूव फॉरवर्ड, मूव रिवर्स, हैव नो इफेक्ट, बी बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स। इस क्वेश्चन का टॉपिक क्या है? ये टॉपिक होगा केमिकल इक्विलिब्रियम से है, और रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स। अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कैसे। डेल्टा एच रिएक्शन क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब है रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। सो व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, तो हम उसकी फेवर कर रहे हैं, और जब हम किसी की फेवर करती हैं तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड होगी। लेकिन यहाँ पर था बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो अगर हम इसी रिएक्शन में टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड होगी, और इस केस में Kc की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, जबकि इस केस में Kc की वैल्यू है डिक्रीज होगी। व्हाट इज Kc? इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जितने ज़्यादा बनेंगे Kc उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट जितने कम होंगे Kc उतना कम होगा। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन था बीटा, मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, द एडिशन ऑफ वाटर टू प्रोपीन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस। हमने प्रोपीन क्या है? अल्कीन, इसमें ऐड क्या करें हम? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन है क्या बनेगा? प्रोपानोल, प्रोपेन टू ओल, ब्यूटानोल या एथानोल। एक तो हमें नेम से क्लियर हो गया कि प्रोपीन में हम ऐड कर रहे हैं और प्रोपीन में वाटर के एडिशन से अल्कोहल बनते हैं। बनेगा कौन सा है? उसके लिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो जब हम वाटर की एडिशन करेंगे तो अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, और जिस रिएजेंट को हम ऐड करने जा रहे हैं वो भी अनसिमेट्रिकल है, मीन पोलर रिएजेंट है, और पोलर रिएजेंट में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोक्सिल और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होते हैं। और ये नेगेटिव किस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम होती हैं, और पॉजिटिव जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर जो हैं वो ज़्यादा होंगे। सो अगर हाइड्रोक्सिल यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑप्शन क्या होगा? प्रोपेन टू ओल की फॉर्मेशन होगी, और इसका टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन ऑफ अल्कीन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो प्रोपीन से हम ब्यूटानोल को, एथानोल को हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन 2 होंगे, प्रोपानोल या प्रोपेन टू ओल। डेफिनेटली हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हम पोजीशन लास्ट भी मेंशन करेंगे। सो ऑप्शन इज प्रोपेन टू ओल। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज द सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज। हमें sp2 का बताना है। pH3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 एमोनिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोकेटाइन एंटीमोनी हाइड्राइड अगेन अमोनिया की फैमिली से sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बोकेटाइन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। इस टॉपिक का नेम है केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें फर्दर टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का। ये आपके सामने स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। सो आपको नजर कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और बाकी सब की हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने मेंशन मैंने की है sp3 है। सिर्फ कार्बन CH3 कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगी। क्वेश्चन नंबर 27, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल कार्बन एटम इज अटैच्ड टू OH ग्रुप इज sp हाइब्रिडाइज sp2। तो कार्बन अटैच कहाँ पर? अगर हम बेंजीन रिंग के साथ इसको देखें तो OH इस कार्बन के साथ अटैच है, जो कि एरोमेटिक है, और एरोमेटिक कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डेफिनेटली sp2 है। तो इसका टॉपिक अल्कोहल एंड फिनोल, तो ऑप्शन बीटा sp2 हाइब्रिडाइज। इस बेंजीन का हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस बेंजीन का हर कार्बन एटम। हाँ, अगर इस ऑक्सीजन में पूछी जाती तो इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन जो थी वो sp3 थी।
क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल? ऑप्शन अमोनिया, वाटर, BF3 और CH4। अगर हम सबसे पहले हिब्रिडाइजेशन को चेक करें, अमोनिया, वाटर, इनमें हिब्रिडाइजेशन sp3 है, BF3 में हिब्रिडाइजेशन sp2 है और CH4 में हिब्रिडाइजेशन sp3 है। जैसे ही आप हिब्रिडाइजेशन लिखोगे ना तो फौरन आपको आंसर मिल जाएगा। जो sp2 है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन क्या होगा? चार्ली। इसका जो टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग से ही है और हिब्रिडाइजेशन है, सो ऑप्शन चार्ली, BF3। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी? और बॉन्ड एनर्जी का जो रिलेशन है वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शंस आर HCl, HI, HF, HBr। तो अगर हम देखिए मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कहाँ मिलता है? HF में मिलता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन 3.0, आयोडीन 2.5, फ्लोरीन 4.0 और ब्रोमीन 2.8। सो अगर हम डिफरेंस देखें में मैक्सिमम जो है वो HF में ही मिलेगा। और इसका टॉपिक अगेन S&P ब्लॉक एलिमेंट है और बॉन्ड एनर्जी इज द टॉपिक, सो ऑप्शन इज चार्ली, HF। और HF में परसेंटेज आनी करेक्टर भी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू HCl, HBr और HI के कंपेरेटिवली। आइदर इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन कंपैरेटिवली इनमें परसेंट यानी करेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 30, Identify correct electronic configuration for an element with atomic number 24. 24 is very famous element chromium। तो हमें chromium की electronic configuration find करनी है और आपके माइंड में जैसे chromium आए तो फौरन आना चाहिए इसकी तो electronic configuration abnormal है जिसमें 4s1 और 3d5 होते हैं। सो इसका टॉपिक ट्रांजिशन एलिमेंट से है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटोमिक स्ट्रक्चर में भी है, बिकॉज क्रोमियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट्स वाई इसका टॉपिक ट्रांजिशन एलिमेंट है। सो राइट ऑप्शन इज 4s1 3d5, ऑप्शन चार्ली। क्वेश्चन नंबर 31, बैलेंस द इक्वेशन यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉर। अब अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जिसमें हमें इक्वेशन को जस्ट बैलेंस आइडेंटिफाई करना है, इसमें कौन सी इक्वेशन बैलेंस है, तो आपने सिंपली रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट उनके नंबर ऑफ एटम को चेक करना, जहां एटम इक्वल होंगे इक्वेशन बैलेंस होगी। और इसका जो टॉपिक है वो रिडॉक्स रिएक्शन से है, मीन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम देखते हैं कहां पर नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं। यहां देखें कॉपर 1 ये तो ठीक है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, ये भी ठीक है, सल्फर 1 सल्फर 2 हो गए, इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकता। बीटा में यहां तक तो चेक कर चुके हैं, सल्फर 2 है तो यहां पर सल्फर 2 है, इसका मतलब है ये ऑप्शन ठीक हो, सल्फर यहां भी 1 है यहाँ 2 है, इसका ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ सल्फर 2 है तो सल्फर 2 है। अब ऑक्सीजन चेक करें, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 8 है, 4 और यहाँ भी ऑक्सीजन, इसका मतलब है चार्ली ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। जस्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आपने नंबर ऑफ एटम चेक करनी है और जो इक्वल ना हो क्रॉस करते जाएं और एंड पर चेक कर लें, आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा। क्वेश्चन नंबर 32, the compound that react with phenyl hydrazine to form a crystalline phenyl hydrazone derivative is, we know that फिनाइल हाइड्राजीन इज अ अमोनिया G डेरिवेटिव, और इनके जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम कंडेंसेशन या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये कौन से कंपाउंड देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन, इसके अलावा कोई कंपाउंड रिएक्शन शो नहीं करते। सो ऑप्शन है ब्यूटानल 1,3 ब्यूटाडाइन, एल्डिहाइड दे सकता है, डाइन रिएक्शन नहीं देगा, इथाइल एस्टर एस्टर नहीं देता, अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता। हमारे पास ऑप्शन बहुत क्लियर था और एक ही ऑप्शन था एल्डिहाइड, तो डेफिनेटली यही इसका ऑप्शन होगा। बट पहले टॉपिक देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड से, सो आंसर इज अल्फा ब्यूटानल। क्वेश्चन नंबर 33, if 4 gram hydrogen react with 2 moles oxygen to form water, which one is the excess reagent? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर या बोथ। तो सबसे पहले आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, हाइड्रोजन react with oxygen, it form water, 2H2O। अगर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है। तो क्वेश्चन है 4 ग्राम हाइड्रोजन का यहाँ पर मैस दिया है 4 ग्राम और 2 मोल्स ऑक्सीजन के दिए हैं। तो आप किसी एक चीज़ को या तो मैस को मोल में कन्वर्ट कर लें या मोल को मैस में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ मैस को मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 2 मोल। इसका मतलब 2 मोल हाइड्रोजन according to balance chemical equation react with 1 mole of oxygen to form 2 mole of water। अब गिवन वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 मोल एंड 2 मोल ऑक्सीजन। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये रेशियो का मेथड है और इस मेथड से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हैं। 2 मोल रिएक्ट विद 1 मोल, नॉट 2 मोल। 2 मोल से कभी रिएक्ट नहीं करेगा, 2 मोल 2 में से 1 से रिएक्ट करेगा और 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में होगा और लिमिटिंग रिएक्टेंट विल बी हाइड्रोजन और एक्सेस रिएक्टेंट जो होगा वो ऑक्सीजन है। और यहाँ हमें एक्सेस रिएजेंट बताना था, तो एक्सेस रिएजेंट इज द ऑक्सीजन। और इसका टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट
और इसका टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का जो सब टॉपिक है। सो ऑप्शन इज बीटा ऑक्सीजन। Question number 34. If 10 moles of magnesium react with excess oxygen, calculate the theoretical yield of magnesium oxide. हमें just theoretical yield find करनी है और मैग्नीशियम का mass और ऑक्सीजन का mass यहाँ पर given है। ऑप्शन आपके सामने है। First write down the balanced chemical equation. Magnesium react with oxygen to form magnesium oxide MgO. 2 moles magnesium react with 1 mole oxygen to form 2 mole of magnesium oxide। अगर आप इक्वेशन देखें तो इक्वेशन बैलेंस है। अब हम इसका मैथ लिखते हैं, मोल्स गिवन है तो हम मोल्स ही यूज करेंगे। 2 मोल रिएक्ट विद 1 मोल, इट गिव 2 मोल्स। अब हमारे पास क्वेश्चन था 10 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑक्सीजन, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड। 2 के लिए 2 मोल्स है, इसका मतलब अगर 10 मोल होंगे तो 5 मोल से रिएक्ट करेगा और 10 मोल्स ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैस फाइंड करना है। मैग्नीशियम का मैस कितना होता है 24 और ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या होगा 40। तो 10 मोल्स का मैस क्या होगा, इसका भी टॉपिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से है। तो आंसर 400 ग्राम, क्योंकि हमें मैस फाइंड करना था और मैस फाइंड करने के लिए अगर आपको मैस फाइंड करना होगा मैस इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मैस। हमने मोल्स कितने फाइंड किए थे 10 मोल फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो 10 इंटू 40 आंसर विल बी 400 ग्राम। Question number 35. Acetaldehyde react with ethanol in the presence of acid and initially produce. इनिशियली उसने पूछा, अब इस क्वेश्चन का जो की वर्ड था वो इनिशियली था। ऑप्शन है एसिटल, हेमी एसिटल, डायोल या डाई इथॉक्सी इथेन। सो अगर हम इसका टॉपिक देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन टॉपिक से है, तो आंसर होगा हेमी एसिटल। कैसे बनते हैं आपने रिएक्शन को समझना है। ये एल्डिहाइड है, जब अल्कोहल इससे रिएक्ट करता है तो फर्स्ट स्टेप में हेमी एसिटल की फॉर्मेशन होती है। दोनों डाई अल्कोक्सी ग्रुप नहीं लगते, मीन 2 ईथर अटैच नहीं होते। पहले एक OR लगेगा, फिर सेकंड वाला ये रिमूव होगा और फिर डाई इथॉक्सी जिसे हम एसिटल कहते हैं, डाई अल्कोक्सी ग्रुप की फॉर्मेशन होती है, जो कि डेल्टा ऑप्शन डाई इथॉक्सी इथेन अगर हम इथाइल अल्कोहल लेंगे। तो उन्होंने इनिशियली पूछा है तो इनिशियल इज द हेमी एसिटल। सो डेट्स वाई इसका ऑप्शन जो है वो बीटा है। हाँ, अगर एंड प्रोडक्ट पूछता सेम क्वेश्चन में तो फिर हमने आंसर मार्क करना था एसिटल विच इज अ डाई एल्कोक्सी अल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, यहाँ पर कार्बोनाइल और हेलोजन है तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हम कार्बोनाइल को प्रेफर करते हैं। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है बीटा 4 ब्रोमो 2 ब्यूटेन 2 ऑन। हम कार्बोनाइल ग्रुप का 2 नंबर है और 4 है और इसका टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम द नोमेनक्लेचर। सो क्वेश्चन नंबर 37. Consider given reaction to NaCl2 to NaCl. If 4 moles of sodium react 2 moles of chlorine react, how much chlorine will remain unreacted? अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए 2 मोल सोडियम रिएक्ट विद 1 मोल क्लोरीन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, अब 2 मोल्स क्लोरीन के हैं और 4 मोल सोडियम के हैं। अगर हम इसको डबल करेंगे तो क्लोरीन के 2 मोल्स होंगे, 4 मोल रिएक्ट करेगा 2 मोल्स के साथ और 4 मोल NaCl बनेगा। ऑप्शन क्या है 0 मोल, 0.5 मोल, 1 मोल। सो अगर हम देखें 4 मोल सोडियम के 2 मोल्स क्लोरीन के साथ देयर इज नो एक्सेस रिएक्टेंट। व्हेन दोनों रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन आपस में रेड करेंगे उसमें कोई भी एक्सेस रिएक्टेंट नहीं होता। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन होगा इसका अल्फा 0 मोल, कोई भी एक्सेस में नहीं है। इसका टॉपिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से है। क्वेश्चन नंबर 38। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Fe+3 इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने बतानी है। Fe+3 में 3d इलेक्ट्रॉन 6 होंगे और 4s इलेक्ट्रॉन 2 होती हैं। तो Fe+3 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन d से जाएगा, इसका d में इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। सो ऑप्शन इज चार्ली और इसका टॉपिक भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयन से है, 4s0 3d5। क्वेश्चन नंबर 39। इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल द न्यू वॉल्यूम, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को डबल करेंगे तो वॉल्यूम रिमेन द सेम, वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेम टाइम दोनों को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें देयर इज नो इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। इसका टॉपिक है गैसेस का है। क्वेश्चन नंबर 40। IUPAC नेम, ये कंपाउंड गिवन है, इसका हमने आई ट्रिपल बॉन्ड जो है यहाँ पर है और हमने इसका IUPAC नेम बताना है। इसका IUPAC नेम क्या होगा। डेफिनेटली हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से 1 2 3 और इसी में 4 है और ये 5 है। सो ऑप्शन क्या होगा पेंट 1, कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंट 1 आइन। तो इसका टॉपिक है हाइड्रोकार्बन और नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन है। सो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा और ये CH2 है, इसको हम चेन के अंदर लिखेंगे। सो अगर आप इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे CH3 CH2
CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें और इजीली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इसका नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 41, according to Le Chatelier principle, when the pressure of gaseous equilibrium is increased, then equilibrium shift towards, तो no change in the equilibrium side with greater volume side with the lower volume। आपने याद रखना है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन टूवर्ड्स द लेस मोल, जहां पर मोल्स कम होंगे उस तरफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है। सो इसका टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम ली शैटलियर प्रिंसिपल। सो आंसर इज टू साइड विद लोअर वॉल्यूम, बिकॉज प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम जो होगा उसका कम होगा, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन टूवर्ड्स द लेस नंबर ऑफ मोल्स या लेस वॉल्यूम की तरफ होगी, दोनों का रिलेशन डायरेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 42, कंसीडर रिएक्शन टू ए प्लस ए B2 to AB, विच ऑफ फॉलोइंग मिक्सर वुड एक लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसमें कौन सा जो मिक्सर वो एक को लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है। अगर हम रेशो देखें, रेशो हमारे पास है 2:1 गिव 2 मोल्स। अगर जो ऑप्शन गिवन है अगर जो 2:1 में होगी उसमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। एक पॉइंट जो आपने याद रखने है, इफ द गिवन वैल्यू ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक गिवन वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो, देयर इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। डेल्टा ऑप्शन में अगर हम देखें तो 2:1 में है, डेल्टा ऑप्शन नहीं हो सकता। चार्ली ऑप्शन 2:1 में है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 100 मोल्स रिएक्ट विद 50 मोल्स, अगेन यहाँ देखें ये 2 है और ये 1 मोल में उसका डबल है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, इसका टॉपिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से ही है, ऑप्शन 300 और 400। वो कैसे? बिकॉज वी नो डैट 300 ने 150 से रिएक्ट करने हैं और 300 ही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर अमाउंट गिवन है 400, इसका मतलब 300 रिएक्ट विद 150 नॉट 400। तो हमें ए को क्या बनाना था, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट, और इसमें जो बी होगा वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। तो अगर आप दोनों की रेशियो फाइंड करेंगे आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेशियो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज मेनली बिकॉज, किस वजह से रेट इंक्रीज होता है? एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन इंक्रीज, कंसंट्रेशन रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज। टॉपिक है रिएक्शन काइनेटिक, सो आंसर इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। मीन कैटलिस्ट ऐड करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जरूर इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होती, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 44, हीट ऑफ अ सब्लिमेशन, सोडियम की गिवन है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम गिवन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की गिवन है 121, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की गिवन है और इंथैल्पी फॉर्मेशन पूछी गई है, ये हमारे पास ऑप्शन है। इसमें अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है क्लोरीन की, जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है वो 242 होती है, लेकिन आपको जो डाटा गिवन है आपने इसी के अकॉर्डिंग आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी 242 होगी तो ऑप्शन -787 होगा, और हमें कहीं भी ऑप्शन में -787 नजर नहीं आ रहा है। हम इस क्वेश्चन को, टॉपिक है इसका थर्मोकेमिस्ट्री, आंसर -272 है। कैसे है ये हम सॉल्व करते हैं, फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ ये कीवर्ड है, यहाँ बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है। अगर यहाँ पर एटोमाइजेशन लिखा होता ना, हम इसी वैल्यू को ऐड करना था। यहाँ बॉन्ड एसोसिएशन है तो बॉन्ड एसोसिएशन, एटोमाइजेशन जो है वो बॉन्ड एसोसिएशन का हाफ होती है, इसलिए मैं यहाँ लिखा 1/2 बॉन्ड एसोसिएशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेल्टा एच लेटर्स हमें फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को 121 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60.5 जो है इसकी वैल्यू को ऐड करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास -726.5 है, तो इसके करीब ए की वैल्यू है -727, तो हम ये ऑप्शन मार्क करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर 787 ऑप्शन बी होता तो भी आंसर बीटा ही था, बिकॉज यहाँ उन्होंने बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की लिखी है, एटोमाइजेशन नहीं है। हाँ, अगर इसी वैल्यू को वो एटोमाइजेशन लिख दें, क्लोरीन की एटोमाइजेशन 121 है, देन आंसर विल बी -787 जो NaCl की एक्चुअल लेटेस्ट एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 45, ये लास्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन बेंजीन आर लोकलाइज, डीलोकलाइज या हाइब्रिडाइज या पोलराइज्ड है। इसका टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स का बेंजीन से, तो आंसर इज डीलोकलाइज, बिकॉज वी नो डैट कि इसमें पाई बॉन्ड बनते हैं और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के दरमियान, और ये पाई बॉन्ड जो है ये ओवरलैप करते हैं टू वर्ड्स द पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो ओवरलैपिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, वो लोकलाइज नहीं होते। तो यहाँ पर पूछा गया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन बेंजीन, तो वो डीलोकलाइज्ड होंगे, वो लोकलाइज्ड ऑर्बिटल नहीं होंगे। अब लास्ट पर हम कंपैरिजन चेक करते हैं किस टॉपिक से
कितने MCQs आए हैं, और ये कंपैरिजन भी आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन से टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे लास्ट ईयर, और इस साल भी तकरीबन पेपर का पैटर्न जो होगा वो सिमिलर ही होगा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से 4 MCQs थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3, गैसी से 4, लिक्विड से 2, सॉलिड से कोई क्वेश्चन नहीं आया। केमिकल इक्विलिब्रियम से 4, रिएक्शन काइनेटिक्स से 3, थर्मोकेमिस्ट्री 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 और केमिकल बॉन्डिंग 4। तो अगर हम देखें मैक्सिमम बुक 1 ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, तो इसमें 4 MCQs मैक्सिमम है। 1 2 3 4 यूनिट से 4 MCQs हैं, उसके बाद ऑन एवरेज 3 MCQs, और एक टॉपिक से आपको 2 मिल रहे हैं, और एक से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। अब इसी तरह से हम सेकेंड ईयर देखते हैं कि सेकेंड ईयर में कितने क्वेश्चन थे। S&P ब्लॉक एलिमेंट में आपको 2 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट से 2 है, फंडामेंटल प्रिंसिपल से कोई क्वेश्चन नहीं है। हाइड्रोकार्बन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोकार्बन जिसमें से 6 MCQs पूछे गए हैं। अल्काइल हाइड्राइड से भी कोई MCQs नहीं है, अल्कोहल फिनोल से 1 है, एल्डिहाइड कीटोन से 3 हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई क्वेश्चन नहीं है, मैक्रो से 2 है, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जिनके टॉपिक्स हैं डाइज, एडहेसिव एंड पॉलीमर, और वहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसका मतलब है सेकंड ईयर बुक 2 की अगर हम बात करें तो उसमें हाइड्रोकार्बन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिक चैप्टर। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी। आई होप ये डिस्कशन आपको काफी फायदा देगी आपके 2026 के एग्जाम के लिए।